नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। खबरों में वक्त हो चला देवभूमि की खबरों का और सबसे पहले ये खबर रुद्रप्रयाग से, जहां ये बड़ी खबर सामने आ रही है। केदारनाथ में फर्जी आईआरसीटीसी एजेंट को गिरफ्तार किया गया है। वीआईपी दर्शन के नाम पर ठगी करने का काम करता था ये व्यक्ति। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में फिलहाल पेश कर दिया है। बता दें कि पुलिस ने वीआईपी दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं से ठगी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी चिराग हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के निवासी बताया जा रहा था, जो कि खुद को आईआरसीटीसी एजेंट बता करके लोगों से प्रति व्यक्ति 3,000 रुपए वसूल रहा था। तो वही जांच में ये सामने आया है कि उसने 10 लोगों से कुल 30,000 रुपए की ठगी की है और उसके पास से 5,000 रुपए बरामद किए गए। हालांकि पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। श्री केदारनाथ धाम में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है श्री केदारनाथ धाम में जो लोगों को अपने आप को आईआरसीटीसी का एजेंट बता रहा है और उनसे वीआईपी दर्शन के नाम पर पैसे वसूल रहा है। इस पर हमारी पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और जब पुलिस ने वहां पर जांच पड़ताल की तो उन्होंने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसका नाम चिराग है, उम्र 31 साल और जो मंडी जिला हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है। उसके पास से हमारे द्वारा रिकवरी की गई 5,000 रुपए की और जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो यहाँ पर अपने आप को एक फर्जी आईआरसीटीसी का एजेंट बता रहा था और लोगों से वीआईपी दर्शन के नाम पर 3,000 रुपए ले रहा था। तो फिलहाल जो लोग केदारनाथ में दर्शन करने के लिए जा रहे थे उनसे किस प्रकार से एक व्यक्ति ठगी करने का काम कर रहा था, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि उसने अपने आप को सबसे पहले तो आईआरसीटीसी का एक एजेंट बताया और उसके बाद वो लोगों को ये वादा करता था कि अगर वो 3,000 रुपए प्रति व्यक्ति देते हैं तो फिर उन्हें दर्शन प्राप्त हो जाएंगे, आसानी से वीआईपी दर्शन करवाया जाएगा। जबकि बहुत पहले ही सरकार की ओर से वीआईपी कल्चर को समाप्त करने के लिए एक बड़ा फैसला सुनाया गया था, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे किस तरह लोगों से ठगी करने का काम किया जा रहा है। आईआरसीटीसी एजेंट बताकर के जिस व्यक्ति ने कई लोगों को ठगा, बताया जा रहा है कि एक ग्रुप था जिसमें 10 लोग थे। 10 लोगों से प्रति व्यक्ति से जब 3,000 रुपए मांगे गए और 30,000 उस व्यक्ति के पास चले गए, लेकिन जब उन्हें वीआईपी दर्शन नहीं मिल पाए इस बात की शिकायत कराई है और उसके बाद से इस पूरे मामले का भंडाफोड़ हुआ, जिसमें ये जानकारी मिली कि व्यक्ति हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है और वो इसी तरीके से लोगों को ठगने का काम करता रहा है। हालांकि जब उसकी गिरफ्तारी हुई पुलिस की ओर से उसे गिरफ्तार करने के बाद से 5,000 नकद उसके पास से बरामद की गई और ये भी दावा किया गया कि उसके बाद उसे कोर्ट में ले जाया गया है और कोर्ट के सामने ही उसने अपने जुर्म को कबूला है और उसने कहा है कि वो लोगों को एक फ्रॉड के तहत एक झांसा देने का काम करता था और लोगों से कई सारे पैसे अब तक वसूल चुका है, जिसके तहत में अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो मामला आपको रुद्रप्रयाग से जुड़ा हुआ बता रहे हैं और बताया जा रहा है कि केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए, वो भी वीआईपी दर्शन करने के लिए, एक व्यक्ति जो कई लोगों को अपना शिकार अपनी धोखाधड़ी से बना चुका था, क्योंकि धोखाधड़ी के तहत ही वो प्रति व्यक्ति से 3,000 रुपए वसूल रहा था। हालांकि इस मामले की जानकारी मिलने के बाद से जब कार्रवाई को अंजाम दिया गया तब उसमें यह स्पष्ट हो पाया कि वो व्यक्ति रुद्रप्रयाग का नहीं लेकिन हिमाचल का निवासी था और वो यहाँ पर इस सीजन में खासतौर जब केदारनाथ दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं तो फिर यहाँ लोगों को कैसे वो ठग रहा था। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हरिवंश वशिष्ठ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवंश, जानकारी चाहेंगे आपसे, रुद्रप्रयाग में ये जो मामला निकलकर सामने आया, एक व्यक्ति जो लंबे समय से लोगों को ठगने का काम कर रहा था, क्या इससे पहले अब तक पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं थी और जो पुलिस ने जानकारी जुटाई है अब उनके पास क्या कुछ अपडेट मिला है? हरिवंश, क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए ठीक है, नेटवर्क की वजह से कुछ दिक्कतें हो रही हैं जिस वजह से हमें हरिवंश आपको दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद। खबर हरिद्वार से, जहां इस वक्त मौसम का मिजाज बदला बदला दिखाई दे रहा है। मौसम बदलने की वजह से रिमझिम बारिश कई जगहों पर हुई है। बारिश से लोगों को जहां गर्मी से राहत मिली है, मौसम बदलने से तापमान में गिरावट भी दर्ज हुई है। आईएमडी ने 9 जिलों में अलर्ट जारी किया था। 12 जून तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कहीं कहीं भारी बारिश को लेकर भी चेतावनी दी गई है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि हरिद्वार में भी मौसम का मिजाज बदल चुका है। आईएमडी की ओर से यह अलर्ट जारी किया गया है कि भारी बारिश की संभावना जताई गई है और साथ ही
कई जगहों पर आंधी तूफान या गरज चमक के साथ में बारिश की संभावना है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रवेश राय संवाददाता हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, जानकारी चाहेंगे आपसे कि आईएमडी की ओर से मौसम को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स शेयर किए गए हैं? किसान है उनमें भी काफी उनमें खुशी की लहर दौड़ उठी है और लगातार जिस तरीके से मौसम विभाग का पूर्वानुमान बिल्कुल सटीक साबित होता है, इसी के तर्ज पर आज भी देखने को मिला। लेकिन अभी दोपहर का वक्त है, जिस तरीके से रोज का तापमान देखा जाता था तो 38-39 डिग्री का टेम्परेचर रहता था, लेकिन अभी की बात की जाए तो 29 से 30 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो बना हुआ है। जिस तरीके से बारिश होने के बाद अभी लोगों में राहत है। जी ठीक है प्रवेश, और साथ ही आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि क्या अभी आने वाले दिनों में इसी तरीके से मौसम दिखाई देने वाला है या फिर थोड़ा बहुत और बदलाव देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, 11 और 12 तारीख का कल का भी जिस तरीके से ऑरेंज अलर्ट जारी है, उसके बाद देखना होगा कि मौसम विभाग की ओर से आगे आने वाले समय में किस प्रकार से और किस वक्त जो है अलर्ट जारी होगा। लेकिन अभी के लिए 2 दिन का अलर्ट जारी था, तो आज सुबह मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान था वो सटीक साबित हुआ। कल देखना होगा बारिश होती है या नहीं। ठीक है प्रवेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर कथित गंदी गतिविधियों के खिलाफ अब कार्रवाई करने की शुरुआत कर दी है और इसी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 5 महिलाओं को हिरासत में लिया गया। राठौड़ प्लाजा होटल के सामने राहगीरों के साथ अनुचित व्यवहार किए जाने की सूचना पर महिला उप निरीक्षक मनीषा नेगी ने उन्हीं के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंच करके कार्रवाई शुरू की है। सभी महिलाओं के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। वहीं पुलिस ने पेंटागन मॉल स्थित एक स्पा सेंटर पर भी छापेमारी की और ऐसे मामलों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रखने की बात कही है। खबर देवप्रयाग से है, जहां पर श्रीनगर मार्ग पर हुए एक सड़क हादसे को लेकर के 150 मीटर गहरी खाई में अचानक 2 युवकों की जान जाने की खबर मिली है और यह हादसा इतना भयावह था कि ये खबर जब एसडीआरएफ को मिली, यहां साहसिक रेस्क्यू करते हुए एसडीआरएफ की टीमों को देखा गया। ये तस्वीर देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जोखिम भरा ये रेस्क्यू एसडीआरएफ के लिए भी साबित हुआ। खाई में से इन 2 युवकों के शव को बाहर निकालने की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही उप निरीक्षक ललित मोहन लटवाल के नेतृत्व में एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची। देवप्रयाग पुलिस के साथ में संयुक्त अभियान चलाया गया। कठिन परिस्थितियों के बावजूद जवानों ने खाई में उतर करके दोनों घायलों तक अपनी पहुंच बनाई और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिसके बाद से दोनों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद से दोनों युवकों को बेस अस्पताल श्रीनगर भेजा गया और एसडीआरएफ की कार्रवाई की सराहना भी की जा रही है। वहीं उधम सिंह नगर के सितारगंज में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए पुलिस ने तिरंगा चौक पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। प्रभारी निरीक्षक सुंदरम शर्मा के निर्देशन में और सब इंस्पेक्टर कैलाश देव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 4 पहिया वाहनों की गहन जांच की है। अभियान के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों और वस्तुओं पर विशेष नजर रखी गई है। वहीं वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देकर के उनका पालन करने की अपील भी की गई। पुलिस का यह कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर फर्जी सशस्त्र लाइसेंस धारकों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत उत्तराखंड एसटीएफ और उधम सिंह नगर पुलिस ने काशीपुर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और कटोरा ताल क्षेत्र में एक कार से 4 अवैध हथियार और 7 फर्जी शस्त्र लाइसेंस बरामद किए। मामले में नामजद आरोपियों के खिलाफ काशीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। एसएसपी एसटीएफ के अनुसार राज्य भर में फर्जी सशस्त्र लाइसेंस की जांच जारी है और अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जा चुका है। पुलिस ने आम जनता से भी संदिग्ध और फर्जी लाइसेंस की जानकारी साझा करने की अपील की है। तो वहीं हरिद्वार पुलिस ने 72 घंटे के अंदर ही अंतर्राज्यीय बच्चा चोरी और मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 महिलाओं समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कनखल के बैरागी कैंप से अपहरण हुए 3 साल की मासूम बच्ची को दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चोरी किए गए करीब 1.5 साल के
बच्चे को भी उत्तर प्रदेश के बदायूं से सुरक्षित रिकवर किया। मामले में मानव तस्करी की धाराएं भी बढ़ाई गई और गिरोह की नेटवर्क की जांच जारी है। ये ऐसे दंपत्ति जो निसंतान है उनको ढूंढती थी और उनसे बात करती थी कि हम आपको बच्चा दिलवा देंगे, और इस प्रकार से ये अलग अलग जगह से बच्ची चोरी करके ये बेचते हैं। तो एक बहुत बड़ा गैंग जो है, ये अंतर्राज्यीय बच्चा चोर गैंग है, ये वर्कआउट हुआ है, बस्ट हुआ है। और इसमें हमारी AST की टीम, CIU की टीम और कनखल की टीम, SP सिटी, SP क्राइम, CO सिटी, इनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ है और ये वर्कआउट हुआ है। फिलहाल ये 6 लोग अरेस्ट हो गए हैं। एक संभावना ये है कि इस गिरोह में कुछ और लोग भी जुड़े हों और राज्यों के और प्रदेशों के इसमें बच्चे भी हो सकते हैं, तो उस पर। बेरीना के गंगोली हाट क्षेत्र के सेलाकोटी गांव में पेयजल संकट को लेकर के ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिली। ग्रामीणों का यह कहना है कि 6 साल पहले गांव के लिए पेयजल योजना बिछाई गई थी, लेकिन आज तक उसका लाभ नहीं मिल पाया। हालात ये हैं कि लोगों को आज भी नालों और प्राकृतिक जल स्रोतों के सहारे इस वक्त रहना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन की योजनाओं पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अगर जल्द ही पेयजल आपूर्ति बहाल नहीं की गई है तो फिर वे उग्र आंदोलन करेंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले पानी की समस्या का समाधान न होने को लेकर के चुनाव बहिष्कार की चेतावनी भी दी। उत्तराखंड तेजी से अरोमा और इंटेंसिव खेती के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रहा है। देहरादून के सेलाकुई स्थित परफ्यूमरी ऑफ इंटेंसिव अनुसंधान संस्थान ने बीते दिन, जिसके चलते इस क्षेत्र का कारोबार 2 करोड़ रुपए से बढ़कर के 100 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। अब 11 और 12 जून को दालचीनी के प्रवर्धन, सतत खेती और कटाई के बाद की तकनीकों पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। इसमें श्रीलंका, इंडोनेशिया समेत कई देशों के विशेष वैज्ञानिक, किसान और उद्यमी भाग लेंगे। इस पहल का उद्देश्य उत्तराखंड को वैश्विक स्तर पर सिनेमन हब के रूप में स्थापित करना है, और जिसकी जानकारी उत्तराखंड सरकार में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दी है। उसी को बढ़ावा देने के लिए हम कर रहे हैं। अभी हमने कई स्थानों पर, मैंने कहा सबसे पहले अभी हमने चंपावत से इसकी शुरुआत की है, और धीरे धीरे जो हमने महक क्रांति नीति लाई है 2026-36 पूरे प्रदेश के अंदर हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में किसको जानवर नुकसान नहीं पहुंचाते, इसको फैलाने की हमारी सरकार का ध्येय है। वही खबर नैनीताल से, जहां यहां विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR अभियान को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ा दी है। दरअसल SDM नवाजिश खलीफ ने नगर क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर अभियान की प्रगति का जायजा लिया है। साथ ही बूथों पर तैनात BLO, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों से बातचीत कर मतदाता पुनरीक्षण कार्य में सहयोग की अपील की गई है। तो वहीं SDM ने यह कहा कि SIR अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और उद्यतम बनाना है, और इसके लिए प्रशासन और जनता के बीच में समन्वय जरूरी है। साथ ही ये कहा गया कि सभी संबंधित पक्षों की सहभागिता से तय लक्ष्य समय पर पूरा किया जाएगा और हर पात्र मतदाता का नाम सूची में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। इस समय SIR का कार्य गतिमान है, जिसमें प्रथम चरण में BLOs के द्वारा घर घर जाकर जो एन्यूमरेशन फॉर्म है वो हर प्रत्येक मतदाता को दिया जा रहा है। जो प्रथम 10 दिवस है उसको इसी कार्य के लिए रखा गया है कि इन 10 दिवस में हमें इंश्योर करना है कि 100% डिस्ट्रीब्यूशन विधानसभा का जो है मतदाताओं को हो जाए, जितने मतदाता उपस्थित हैं। तो उसी क्रम में आज 58 नैनीताल के ERO के तौर पर मेरे द्वारा आज जो है कुछ बूथों का निरीक्षण किया गया, BLO से वार्ता की गई और उनको ये निर्देशित किया गया है और उनसे ये भी कहा गया है कि इस कार्य को जितनी तेज़ी के साथ वो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उतना उनके लिए बेहतर है, क्योंकि आने वाले समय में हमें इस चीज़ में वापस फॉर्म्स भी लेने हैं, उसमें एंट्रीज भी फिल करवानी है और उसके बाद उनका अपडेशन भी करना। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में बीजेपी OBC मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नेत्रपाल मौर्य का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। बता दें कि पहली बार मुनस्यारी पहुंचने पर उनका ढोल नगाड़ों के साथ में स्वागत किया गया, जिसके बाद ब्लॉक सभागार में आयोजित 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने और साल 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने OBC समुदाय से जुड़ी हुई समस्याओं पर भी चर्चा की और कहा कि उनकी समस्याओं के लिए समाधान के लिए संगठन और सरकार गंभीरता से कार्य करेगी। कार्यक्रम में जिला और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
कि आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आज 12 वर्ष से पूर्ण होने के बाद और पूरे देश के अंदर आज़ादी से लेकर अब तक सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में और सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल विश्व से सबके लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का रहा, उसके उपलक्ष्य में आज ओबीसी मोर्चा के सभी प्रदेश अपने अपने ज़िले के पदाधिकारी, आज जिले के हमारे कार्यकर्ता, आज मुंशियारी में भव्य कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। उसके साथ साथ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से आज उत्तराखंड का चौमुखी विकास हो रहा है, ये आज हमारे बीच हमारे प्रदेश के यशस्वी भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नित्यपाल मौर्य जी का यहाँ पर आगमन हुआ है पहली बार। तो आज हम लोग इस सभागार में इसलिए उपस्थित हैं कि आज अब चुनावी दौर का ये चल रहा है सिलसिला, और हम इसी के सिलसिले में आज एक बैठक बुलाई गई है जिसमें हमारे आगे की मार्गदर्शन हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा होगा। जो हमारा संगठन है हम उसको ही मजबूत करेंगे। हमारे पीछे हमारे कार्यकर्ता मजबूत हैं। जैसे एक धरती से जुड़े पेड़ है, पेड़ की जड़ें जो है काफ़ी फैली हुई है, ऐसे हमारी ये भाजपा संगठन फैला हुआ है। और जैसे एक पहाड़ ज़मीन से जुड़ा है, इस तरह से हमारे कार्यकर्ता हमसे जुड़े हुए हैं। विकासनगर से एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई जिसने हर संवेदनशील इंसान को झकझोर कर रख दिया। दरअसल आरोप यह है कि बबलू नामक व्यक्ति ने अपनी 8 महीने की गर्भवती पत्नी सीमा के साथ बेरहमी की सारी हदें पार कर दी। बता दें कि पीड़िता को कथित तौर पर अवैध लिंग परीक्षण के लिए पानीपत ले जाया गया और जब गर्भ में बेटी होने की जानकारी मिली तो आरोपी ने पत्नी के साथ मारपीट की और उसे बिजली का करंट तक लगाया, जिससे कि गर्भ में पल रही अजन्मी बच्ची की मौत हो गई। इस पूरी घटना में मां भी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज दून अस्पताल में चल रहा है। हालांकि पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि समाज की उस सोच का आईना है जहां आज भी बेटा बेटी में फर्क किया जाता है। आरोप है कि गर्भ में बेटी होने की जानकारी के बाद गर्भवती महिला के साथ क्रूरता की गई, जिससे अजन्मी बच्ची की मौत हो गई और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। न्यूज़ इंडिया के लिए अमित रावत, विकासनगर। विकासनगर में गुलदार का आतंक बरकरार है और बता दें कि गुलदार जंगल से निकल करके रिहायशी इलाके में पहुंच गया और एक घर के आंगन तक दिखाई दिया, जिससे कि इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और इलाके में निगरानी तेज कर दी गई है। फिलहाल वन विभाग ने लगातार मुनादी कर लोगों को सतर्क रहने की अपील की और ग्रामीणों को बच्चों को अकेले बाहर न भेजने, रात के समय अनावश्यक आवाजाही से बचने और पालतू पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर रखने की सलाह दी। तो वहीं वन विभाग का ये कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। मणिपुर में गुलदार की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत है। वन विभाग ने इलाकों में निगरानी बढ़ाते हुए कैमरे लगाए हैं और लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। फिलहाल टीम गुलदार की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए है। न्यूज़ इंडिया के लिए अमित रावत, विकासनगर। तो पौड़ी के गढ़वाल मंडलायुक्त आनंद स्वरूप ने वित्तीय साल 2025 और 26 में दैवीय आपदाओं से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को मंजूर योजनाओं को समय से और गुणवत्तापूर्ण इम्प्लीमेंटेशन करने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर के आयुक्त सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ और आपदा न्यूनीकरण निधि के तहत ही मंजूर कार्यों में तेजी लाई जाए। साथ ही मंडलायुक्त ने जल निगम को मंजूरी के लिए लंबित 98 योजनाओं की सूची उपलब्ध कराने और जल संस्थानों को मुख्यालय भेजे गए 97 आगणनों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश जारी किए। तो वहीं आगामी मॉनसून को देखते हुए उन्होंने सभी विभागों को कलवर्ट, नालियों और स्क्रबर की समय पर सफाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश जारी किए।
मसूरी में आईडीएच कूड़ा डंपिंग जोन पर भीषण आग लगने की घटना सामने आई, जिससे कि आसपास रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। बता दें कि आग इतनी विकराल थी कि फायर की टीम को इस पर काबू पाने में लगभग 6 घंटे का समय लगा और 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद से आग पर काबू पा लिया गया। तो वहीं नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने जानकारी देते हुए ये बताया कि कुछ शरारती तत्वों ने आग लगाई, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है और जल्द से जल्द दूसरों को पकड़ने के लिए भी कहा गया है। और अगली खबर है रुद्रपुर से, जहां गदरपुर के एसडीएम ऋचा सिंह ने एक अवैध अस्पताल का भंडाफोड़ करने के लिए ऐसा ऑपरेशन चलाया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल शिकायत ये थी कि अस्पताल में अवैध गर्भपात सहित कई गैर कानूनी गतिविधियां संचालित की जा रही है, जिसको गंभीरता से देखते हुए प्रशासन ने गुप्त जांच की योजना बनाई और एसडीएम ऋचा सिंह ने सबसे पहले एक विशेष टीम का गठन किया और तहसील की एक पटवारी को मरीज बना करके अस्पताल भेजा गया। पटवारी ने अस्पताल पहुंच करके वहां की गतिविधियों की जानकारी जुटाई और जैसे ही शिकायतों की पुष्टि हुई, प्रशासन ने तुरंत ही कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। के आदेश के क्रम में ये कार्रवाई हुई है। सर को एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि दिनेशपुर में जो लाइफलाइन हॉस्पिटल है वो उसके पास कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं है कि वो एक हॉस्पिटल के रूप में चलाया जाए और साथ ही यहाँ पर कई जो नाबालिग बच्चियाँ हैं, जो उनके डीएनसी के केस हैं, जो उनके अबॉर्शन वगैरह हैं, वो यहाँ पर किए जा रहे हैं, जबकि यहाँ पर कोई भी गायनी डॉक्टर भी यहाँ पर नहीं है। तो इसके क्रम में आज जब टीम बनाकर, जिसमें मेडिकल की जो टीम थी जिले की वो और जो हमारी लोकल गदरपुर के डॉक्टर हैं वो और पुलिस प्रशासन के साथ संयुक्त छापेमारी जब यहाँ पर की गई, जिसमें जो हमारी ही पटवारी है उसको एक पेशेंट बना के भेजा गया, जिसका इन्होंने यहाँ बोला कि हाँ ठीक है, अभी आपका यहाँ ट्रीटमेंट, यहाँ डीएनसी आपकी हो जाएगी। पर जो शासन की टीम आई हुई है उसके साथ हम दोनों एज ए टेक्निकल की तरह से आए थे कि हमें यहाँ पर क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है। जो हमें यहाँ पर इंजेक्शंस मिले, थोड़े से जो अंदर सामान मिला, जो हमें बेड हेड साइड जो वो होता है, बीएसटी बनती है, कोई भी पेशेंट आता है तो उसके एक कागज़ रखे जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, तो हाँ कंसेंट वगैरह वो सब मिली है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पता चला है कि यहाँ पर डिलीवरीज होती हैं, नॉर्मल डिलीवरी होती हैं, ऑपरेशंस भी होते हैं और सफाइयाँ भी, जो अबॉर्शन होता है वो भी होता है यहाँ पर, जिसके हमें यहाँ पर इंजेक्शन और इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी मिले हैं। हरिद्वार में चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और यात्रियों से मनमाना किराया वसूलने वालों पर अब परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर एआरटीओ निखिल शर्मा ने खुद यात्री बनकर के ई रिक्शाओं में सवार हुए और औचक जांच की। तो वहीं जांच में ओवर चार्जिंग और ओवरलोडिंग के 3 मामले सामने आने पर 3 ई रिक्शा तत्काल सीज कर दिए गए हैं। फिलहाल परिवहन विभाग ने साफ किया है कि यात्रियों के आर्थिक शोषण और सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। 10 रुपए सवारी है वहाँ तक। के निर्देशानुसार चारधाम यात्रा के दृष्टिगत जो शहर में ई रिक्शा चल रहे हैं और बाकी जो पैसेंजर वाहन चल रहे हैं उनमें ओवर चार्जिंग की शिकायत आ रही थी। तो इसी के क्रम में आज मेरे द्वारा जो है वो साधारण यात्री बन के इनमें यात्रा की गई और ऐसे 3 रूट्स पे यात्रा की गई और तीनों रूट पे जो ई रिक्शाएँ मिली वो 2 जगह उन्होंने ओवर चार्जिंग करी और एक जगह जो ई रिक्शा थी उसने ओवरलोडिंग भी करी। तो इस क्रम में इन तीनों जो ई रिक्शाओं को है वो सीज कर दिया गया है और इसमें आगे भी जो हम हैं सारे जितने यहाँ पे हमारे परिवहन अधिकारी हैं उनका रोस्टर बना के इस तरह से औचक निरीक्षण करते रहेंगे और जब भी इस तरह की ओवर चार्जिंग या ओवरलोडिंग की शिकायत होगी तो ऐसे ई रिक्शाओं को सीज किया जाएगा। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।